साल में सत्ता परिवर्तन हुआ। सत्ता में बीजेपी को आने का मौका मिल गया। यह देखकर बांग्लादेश में बैठे कट्टरवादी इस्लामिक संगठन बौखला गए हैं। बांग्लादेश में बैठे कट्टरवादी अब खुलेआम भारत के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन कर रहे हैं, आग उगल रहे हैं और जहर की खेती कर रहे हैं। बांग्लादेश में बैठे ये कट्टरपंथी भारत के खिलाफ ऐसी बातें बोल रहे हैं जिसे सुनकर किसी भी हिंदुस्तानी का खून खौल जाएगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद से पश्चिम बंगाल और असम में कथित तौर पर मुसलमानों के खिलाफ दमन का आरोप लगाते हुए ये कट्टरपंथी बांग्लादेश में बवाल कर रहे हैं। बांग्लादेश में ये कट्टरपंथी एक साथ आए और सैकड़ों प्रदर्शनकारी मिलकर सड़क पर मार्च निकालते हुए देखे गए। इन कट्टरपंथियों ने सड़क पर मार्च निकालकर भारत के खिलाफ जी जान लगाकर भारत विरोधी भाषण देने का काम किया है। प्रदर्शनकारियों ने भारत पर मुस्लिम मदरसों और मस्जिदों पर कथित हमले, बॉर्डर पर किए जा रहे एनकाउंटर और घरों में तोड़फोड़ का कथित आरोप लगा दिया। बांग्लादेश सरकार से ये कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन मांग कर रहे हैं कि भारतीय राजदूत को तलब कर लिया जाए। प्रदर्शन के दौरान ये तमाम कट्टरपंथी इस्लामिक नेता भारत को तोड़ने की धमकी दे रहे थे। जिस तरह से ये कट्टरपंथी एक बार फिर बांग्लादेश में सिरवन भारत को तोड़ने की धमकी दे रहे थे, उठाते हुए नजर आ रहे हैं, उससे आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा बांग्लादेश में कट्टरपंथियों को हवा दी जा रही है। इस रैली में कई कट्टरपंथी नेता शामिल हुए थे और इन कट्टरपंथियों में से किसी एक नेता ने यह तक कह दिया कि अगर भारत में मुस्लिम सुरक्षित नहीं रहेंगे तो बांग्लादेश और भारत में हिंदू भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। यहां तक कि उनका यह भी कहना है कि आप पश्चिम बंगाल में भले ही जीत गए हो, लेकिन जब मुस्लिम राष्ट्र खड़ा होगा तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। उनका कहना है कि एक वक्त आएगा जब वो हिंदुस्तान को तोड़ने में सफल हो जाएंगे और उनका कहना है कि वो अभी भी बाबरी मस्जिद को नहीं भूले हैं। जाहिर तौर पर ये इस्लामिक कट्टरपंथी नेता भले ही बांग्लादेश में बैठे हों, लेकिन ये पूरी तरह से पाकिस्तान के पैरोल पर हैं। पाकिस्तान के जिहादी जितना इन्हें बोलने की इजाजत देते हैं वो उतना ही बोलते हैं और यकीनन भारत के खिलाफ बोलते हैं। ऐसे कट्टरपंथी चाहे बांग्लादेश की सड़कों पर उतरकर कितना भी बिलबिला लें, लेकिन एक बात साफ है कि बॉर्डर पर सख्ती बढ़ेगी तो घुसपैठ रुकेगी। और इस बात से ये घुसपैठिए और ये कट्टर इस्लामिक संगठन परेशान है, क्योंकि इन्हें यही घुसपैठ कराने के लिए पाकिस्तान से समर्थन मिलता रहा है। इनकी दुकान इसी घुसपैठ के मामले को बढ़ाकर हमेशा चलती रही है। अब ऐसे में जब घुसपैठ पर ब्रेक लगने लगेगा तो इन कट्टरपंथियों की भी दुकान बंद हो जाएगी। और यही वजह है कि इस तरह के बेबुनियाद आरोप भारत पर लगाकर ये कट्टर इस्लामिक संगठन बांग्लादेश की सड़कों पर तमाशा कर रहे हैं। दोस्तों, जिस तरह से बांग्लादेश की सड़कों पर कट्टरपंथी संगठनों ने खुलकर भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू किया है, उसने पूरे दक्षिण एशिया की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। आज स्थिति सिर्फ नारों और प्रदर्शनों तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा एजेंडा काम करता दिखाई दे रहा है। सवाल यह है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि भारत के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी तेज हो गई? आखिर क्यों भारत के खिलाफ भीड़ को भड़काया जा रहा है? आखिर क्यों सीमाओं के उस पार बैठे कुछ कट्टर संगठन लगातार हिंदुस्तान को निशाना बना रहे हैं? अगर आप इन घटनाओं को ध्यान से देखेंगे तो आपको साफ समझ आएगा कि इसके पीछे सिर्फ धार्मिक कट्टरता नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा राजनीतिक और रणनीतिक खेल खेला जा रहा है। क्योंकि जैसे ही भारत ने 2202 और 2023 संबत 200 सीमाओं पर सख्ती बढ़ाई, अवैध घुसपैठ के खिलाफ कार्रवाई तेज की, फर्जी दस्तावेजों के नेटवर्क पर शिकंजा कसा और सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा एजेंसियों को खुली छूट दी, वैसे ही उन लोगों में बेचैनी बढ़ गई जिनका पूरा नेटवर्क इसी अवैध खेल पर टिका हुआ था। यही कारण है कि अब भारत विरोधी बयान देकर माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, ताकि अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत को बदनाम किया जा सके और दबाव बनाया जा सके। सबसे बड़ी बात यह है कि इन कट्टर संगठनों की भाषा अचानक इतनी आक्रामक नहीं हुई है। इसके पीछे कई सालों से तैयार किया गया एक नेटवर्क काम कर रहा है। बांग्लादेश में कुछ ऐसे संगठन लगातार सक्रिय रहे हैं जो खुले तौर पर कट्टरपंथी विचारधारा को बढ़ावा देते हैं। ये संगठन युवाओं को भड़काते हैं, भारत विरोधी सोच फैलाते हैं और सोशल मीडिया के जरिए जहरीला प्रचार करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले कुछ वर्षों में सीमावर्ती इलाकों में ऐसे कई मॉड्यूल पकड़े गए जिनका सीधा संबंध कट्टर संगठनों से था। इनका काम सिर्फ प्रदर्शन करना नहीं और कुछ सीमाओं के जरिए लोगों की घुसपैठ कराना, फर्जी पहचान पत्र बनवाना, अवैध फंडिंग पहुंचाना और देश के भीतर नेटवर्क तैयार करना था। यही वजह है कि जब भारत की एजेंसियों ने कार्रवाई शुरू की तो इन संगठनों के भीतर घबराहट साफ दिखाई देने लगी, क्योंकि अगर सीमाएं पूरी तरह सील हो गई और अवैध नेटवर्क टूट गया तो इनका पूरा खेल खत्म हो जाएगा। अब जरा उस बयानबाजी को देखिए जो इन कट्टर नेताओं द्वारा की जा रही है। खुलेआम हिंदुस्तान को तोड़ने की बातें की जा रही हैं, भारत के खिलाफ जहर उगला जा रहा है, बाबरी मस्जिद का नाम लेकर भीड़ को भड़काया जा रहा है, हिंदुओं को धमकियां दी जा रही हैं। सवाल यह है कि आखिर यह हिम्मत आती कहां से है? आखिर क्यों इन लोगों को लगता है कि वो भारत के खिलाफ कुछ भी बोल सकते हैं?
इसकी सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तान की वह पुरानी रणनीति जो दशकों से भारत को अस्थिर करने के लिए इस्तेमाल की जाती रही है। पाकिस्तान सीधे युद्ध में बार बार नाकाम रहा, लेकिन उसने हमेशा भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर का रास्ता अपनाया, कभी आतंकवाद के जरिए, कभी कट्टरपंथी संगठनों के जरिए और कभी सीमा पार से घुसपैठ के जरिए। अब वही पुराना खेल नए चेहरे और नए देशों के जरिए खेला जा रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार मंच बांग्लादेश की सड़कें हैं और मोहरे कट्टर इस्लामिक संगठन हैं। लेकिन शायद ये लोग भूल रहे हैं कि आज का भारत 20 या 25 साल पुराना भारत नहीं है। आज भारत हर मोर्चे पर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर खड़ा है। चाहे सीमा सुरक्षा की बात हो, खुफिया नेटवर्क की बात हो, डिजिटल निगरानी की बात हो या आतंक के खिलाफ कार्रवाई की बात हो, भारत ने हर स्तर पर अपनी ताकत साबित की है। आज सीमा पर सिर्फ तारबंदी नहीं बल्कि हाईटेक सर्विलांस सिस्टम लगाए जा रहे हैं, ड्रोन से निगरानी हो रही है, थर्मल कैमरे लगाए जा रहे हैं, हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। यही वजह है कि घुसपैठ के मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है और यही चीज उन लोगों को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है जिनकी दुकान ही अवैध घुसपैठ पर चलती थी। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ समय से कई राज्यों में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ बड़े स्तर पर अभियान चलाए गए। फर्जी आधार कार्ड, फर्जी राशन कार्ड और फर्जी दस्तावेजों के नेटवर्क पकड़े गए। कई ऐसे मामले सामने आए जहां सीमाओं के पार से आए लोग सालों तक भारत में छिपकर रह रहे थे। कुछ मामलों में तो ऐसे लोगों के तार अपराध और कट्टरपंथी गतिविधियों से भी जुड़े पाए गए। यही कारण है कि अब सुरक्षा एजेंसियां पहले से ज्यादा सतर्क हो चुकी हैं, क्योंकि बात सिर्फ अवैध घुसपैठ की नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा की है। अगर किसी देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं होंगी तो उसके भीतर अस्थिरता फैलाना आसान हो जाता है और यही खेल भारत के खिलाफ लंबे समय से खेलने की कोशिश की जाती रही है। दूसरी तरफ बांग्लादेश की राजनीति भी इस समय बेहद संवेदनशील दौर से गुजर रही है। वहां कई कट्टरपंथी संगठन अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ संगठन खुले तौर पर धार्मिक उन्माद फैलाकर युवाओं को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। ऐसे संगठनों को भारत विरोध सबसे आसान हथियार लगता है क्योंकि इससे भीड़ को भड़काना आसान हो जाता है। भारत के खिलाफ बयान दो, भीड़ जुटाओ, सड़क पर प्रदर्शन करो और खुद को मुस्लिमों का सबसे बड़ा रक्षक बताने की कोशिश करो। यही कारण है कि हर बार जब बांग्लादेश में राजनीतिक तनाव बढ़ता है तो भारत विरोधी बयानबाजी अचानक तेज हो जाती है, क्योंकि यह सिर्फ धार्मिक मुद्दा नहीं बल्कि सत्ता और प्रभाव की लड़ाई भी है। लेकिन सबसे गंभीर बात यह है कि सोशल मीडिया के जरिए जिस तरह का जहर फैलाया जा रहा है वो आने वाले समय में बड़ा खतरा बन सकता है। फर्जी वीडियो, एडिटेड तस्वीरें और झूठी खबरें फैलाकर लोगों को भड़काया जा रहा है। भारत के खिलाफ नफरत पैदा करने की कोशिश की जा रही है। कुछ कट्टरपंथी हैंडल लगातार यह नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं कि भारत में मुस्लिम सुरक्षित नहीं है ताकि सीमाओं के उस पार बैठे लोगों को भड़काया जा सके, जबकि सच्चाई यह है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जहां हर धर्म के लोग संविधान के तहत बराबर अधिकारों के साथ रहते हैं। लेकिन कट्टरपंथियों को सच्चाई से कोई मतलब नहीं होता। उनका मकसद सिर्फ नफरत फैलाना और माहौल खराब करना होता है। साथ कर दे, अब सवाल यह है कि भारत को क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो सीमाओं पर सख्ती और बढ़ानी होगी। अवैध घुसपैठ के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी होगी। जो लोग फर्जी दस्तावेजों के जरिए देश में घुसने की कोशिश करते हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी होगी। दूसरा, देश के भीतर बैठे उन नेटवर्क्स को खत्म करना होगा जो बाहर से आने वाले लोगों को संरक्षण देते हैं। तीसरा, सोशल मीडिया पर चल रहे प्रोपेगेंडा के खिलाफ मजबूत डिजिटल रणनीति बनानी होगी, क्योंकि आज की लड़ाई सिर्फ सीमाओं पर नहीं बल्कि इंटरनेट पर भी लड़ी जा रही है। अगर झूठ को समय रहते नहीं रोका गया तो वही झूठ धीरे धीरे लोगों के दिमाग में जहर की तरह फैलने लगता है। भारत को कूटनीतिक स्तर पर भी बेहद सख्त रुख अपनाना होगा। अगर किसी देश की धरती का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए होता है तो उस पर खुलकर सवाल उठाने होंगे, क्योंकि दोस्ती और पड़ोसी संबंध अपनी जगह हैं, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे ऊपर है। भारत ने हमेशा पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश की है, चाहे आर्थिक सहयोग हो, बिजली आपूर्ति हो, व्यापार हो या इंफ्रास्ट्रक्चर सहायता। भारत ने हमेशा बांग्लादेश का समर्थन किया है। लेकिन अगर उसी जमीन से भारत विरोधी गतिविधियां चलेंगी तो फिर सवाल उठना स्वाभाविक है। यह भी समझना जरूरी है कि भारत के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रहती। कई बार यही कट्टर सोच आगे चलकर हिंसा का रूप ले लेती है। इतिहास गवाह है कि जब भी कट्टरता को खुली छूट मिली है उसका परिणाम बेहद खतरनाक निकला है। इसलिए समय रहते सख्ती बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर शुरुआत में ही ऐसे तत्वों को रोक दिया जाए तो बड़े खतरे को टाला जा सकता है। आज जरूरत इस बात की है कि देश के लोग भी सतर्क रहें। किसी भी फर्जी खबर पर आंख बंद करके भरोसा न करें। सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे प्रोपेगेंडा को समझें, क्योंकि दुश्मन सिर्फ सीमा पर नहीं बैठा होता, कई बार वो मोबाइल स्क्रीन के जरिए भी दिमागों पर हमला करता है।
यही आधुनिक दौर की सबसे खतरनाक लड़ाई है, जहां गोलियों से ज्यादा नैरेटिव का इस्तेमाल होता है, जहां भीड़ को भड़काने के लिए झूठ का सहारा लिया जाता है, जहां युवाओं को कट्टर सोच की तरफ धकेला जाता है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, भारत को डराने की कोशिश करने वाले शायद यह भूल चुके हैं कि यह वही देश है जिसने हर चुनौती का डटकर सामना किया है। आतंकवाद से लेकर सीमा विवाद तक भारत ने हर मोर्चे पर अपनी ताकत दिखाई है। आज दुनिया भी समझती है कि भारत सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक बड़ी शक्ति बन चुका है। इसलिए कुछ कट्टर संगठनों के सड़क पर उतरकर नारे लगाने से भारत कमजोर नहीं होने वाला। हां, इतना जरूर है कि इससे उनकी मानसिकता दुनिया के सामने जरूर उजागर हो जाती है। आने वाले समय में यह लड़ाई और तेज हो सकती है, क्योंकि जैसे जैसे भारत सीमाओं को मजबूत करेगा, वैसे वैसे घुसपैठ और कट्टर नेटवर्क पर चोट पड़ेगी। और जब किसी के आर्थिक और वैचारिक नेटवर्क पर चोट पड़ती है तो वो बौखलाहट में और ज्यादा शोर मचाता है। अभी जो सड़क पर दिखाई दे रहा है वो उसी बौखलाहट की तस्वीर है। लेकिन भारत को अब भावनाओं से नहीं बल्कि रणनीति और सख्त कार्रवाई से जवाब देना होगा, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में किसी भी तरह की ढिलाई बहुत भारी पड़ सकती है। दोस्तों, जिस तरह से सीमाओं के उस पार बैठकर भारत के खिलाफ लगातार जहरीली बयानबाजी की जा रही है, उसने अब यह साफ कर दिया है कि मामला सिर्फ राजनीतिक विरोध तक सीमित नहीं है। यह एक सोची समझी मानसिक लड़ाई है जिसमें भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने, सीमावर्ती इलाकों में अस्थिरता पैदा करने और देश के भीतर अविश्वास फैलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि जो लोग भारत के खिलाफ आग उगल रहे हैं, वही लोग भारत की ताकत और उसके बढ़ते प्रभाव से सबसे ज्यादा डरे हुए भी दिखाई देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर भारत ने पूरी ताकत के साथ सीमा सुरक्षा, घुसपैठ, फर्जी नेटवर्क और कट्टरपंथी संगठनों पर निर्णायक कार्रवाई शुरू कर दी तो दशकों से चल रहा उनका पूरा खेल खत्म हो जाएगा। यही वजह है कि अब भारत को घेरने के लिए धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है, भीड़ को उकसाया जा रहा है और ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जिनका मकसद सिर्फ तनाव पैदा करना है। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में भारत ने जिस तरह सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को बदला है, उसने कई अवैध नेटवर्क की कमर तोड़ दी है। पहले जिन रास्तों से आसानी से घुसपैठ कराई जाती थी, अब वहां निगरानी कई गुना बढ़ चुकी है। सीमा चौकियों को आधुनिक तकनीक से जोड़ा गया है। रात में होने वाली गतिविधियों पर नजर रखने के लिए हाई रिजोल्यूशन कैमरे लगाए गए हैं। ड्रोन और सेंसर तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। यही कारण है कि अब सीमाओं काटने में परधार कर दिया। 2 नारों प्रदांतर को 2 मिलिया के आलंद रखने के लिए 2 लाख दे सकते हैं। 2 नारों प्रदांतर के आधुनिक से जोड़ देखी है कि उस पार बैठे लोग बेचैन हैं, क्योंकि उन्हें यह डर सताने लगा है कि अगर भारत इसी तरह लगातार कार्रवाई करता रहा तो उनके आर्थिक नेटवर्क, राजनीतिक संपर्क और कट्टर एजेंडे सब खत्म हो जाएंगे। यही वजह है कि अब सड़क पर प्रदर्शन करके अंतरराष्ट्रीय दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। लेकिन इस पूरी कहानी का एक और खतरनाक पहलू है जिसके बारे में बहुत कम लोग खुलकर बात करते हैं। सीमाओं के जरिए सिर्फ लोगों की घुसपैठ नहीं होती, बल्कि विचारधारा की घुसपैठ भी होती है। यही कारण है कि कट्टर संगठन लगातार ऐसे नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं जिनसे युवाओं के दिमाग में नफरत भरी जा सके। सोशल मीडिया पर ऐसे हजारों अकाउंट सक्रिय हैं जो लगातार भारत विरोधी सामग्री फैलाते हैं। कभी धार्मिक उत्पीड़न का झूठा नैरेटिव खड़ा किया जाता है, कभी फर्जी वीडियो वायरल किए जाते हैं, कभी पुराने दंगों की तस्वीरों को नए घटनाक्रम बताकर फैलाया जाता है। इसका मकसद सिर्फ एक होता है, दंगों की लोगों के मन में भारत के खिलाफ गुस्सा पैदा करना, क्योंकि जब भीड़ भावनाओं में बहती है तो उसे नियंत्रित करना आसान हो जाता है। यही कारण है कि कट्टरपंथी संगठन सबसे पहले भावनात्मक उन्माद पैदा करते हैं और फिर उसी भीड़ को अपनी राजनीति और एजेंडे के लिए इस्तेमाल करते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर बार बार भारत ही निशाने पर क्यों रहता है? इसकी वजह साफ है, भारत आज दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। आर्थिक मोर्चे पर भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। दुनिया की बड़ी शक्तियां भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी मजबूत कर रही हैं। रक्षा क्षेत्र में भारत लगातार आत्मनिर्भर हो रहा है। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की बात पहले से कहीं ज्यादा गंभीरता से सुनी जा रही है। यही चीज उन ताकतों को परेशान करती है जो हमेशा चाहती थी कि भारत आंतरिक संघर्षों में उलझा रहे। इसलिए जब सीधे टकराव में सफलता नहीं मिलती तो फिर धार्मिक उन्माद, कट्टरपंथ और सीमा पार प्रोपेगेंडा का सहारा लिया जाता है। आपने गौर किया होगा कि जब भी भारत में कोई बड़ा राजनीतिक या सुरक्षा से जुड़ा फैसला होता है, उसके तुरंत बाद सीमा पार से बयानबाजी तेज हो जाती है। कभी किसी राज्य के चुनाव को लेकर शोर मचाया जाता है कि सीमा पार, कभी किसी सुरक्षा अभियान को लेकर हंगामा खड़ा किया जाता है। इसका मकसद सिर्फ इतना होता है कि भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर घेरने की कोशिश की जाए। लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया अब धीरे धीरे समझ चुकी है कि कट्टरपंथ किस तरह लोकतांत्रिक देशों के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। यही कारण है कि आज कई देश भी सीमा सुरक्षा और कट्टर नेटवर्क पर पहले से ज्यादा सख्त होते जा रहे हैं।
अब जरा उन धमकियों को देखिए जो खुलेआम दी जा रही हैं। हिंदुस्तान को तोड़ने की बातें की जा रही हैं, मुस्लिम राष्ट्र की चेतावनी दी जा रही है, बाबरी मस्जिद का नाम लेकर भीड़ को भड़काया जा रहा है। सवाल यह है कि आखिर ऐसी भाषा बोलने वालों का असली मकसद क्या है? असल में ये लोग जानते हैं कि डर और उन्माद सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार होता है। जब भीड़ डर जाती है या भड़क जाती है तो फिर तर्क और सच्चाई पीछे छूट जाती है। यही वजह है कि कट्टर संगठन हमेशा इतिहास के विवादित मुद्दों को उठाते हैं ताकि लोगों को भावनात्मक रूप से भड़काया जा सके। लेकिन ये लोग शायद भूल जाते हैं कि भारत अब हर स्तर पर पहले से ज्यादा मजबूत और संगठित है। आज भारत की सुरक्षा एजेंसियां सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि डिजिटल दुनिया में भी लगातार सक्रिय हैं। संदिग्ध फंडिंग पर नजर रखी जा रही है। कट्टरपंथी नेटवर्क से जुड़े लोगों की गतिविधियों को ट्रैक किया जा रहा है। कई ऐसे मॉड्यूल पकड़े गए हैं जो बाहर से फंड लेकर देश के भीतर अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहे थे। यही कारण है कि अब कट्टर संगठनों के भीतर बेचैनी और गुस्सा दोनों दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जितनी तेजी से उनकी गतिविधियों पर रोक लग रही है उतनी ही तेजी से उनका प्रभाव कमजोर पड़ता जा रहा है। दूसरी तरफ भारत के सीमावर्ती राज्यों में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। अब स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय पहले से ज्यादा मजबूत हुआ है। गांव स्तर तक निगरानी बढ़ाई गई है। संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्टिंग के लिए विशेष तंत्र बनाए गए हैं। यही कारण है कि पहले जो नेटवर्क वर्षों तक छिपे रहते थे अब तेजी से सामने आ रहे हैं, और जब कोई नेटवर्क टूटता है तो उससे जुड़े लोग बौखला जाते हैं। आज जो सड़क पर चिल्ला रहे हैं वही लोग पहले पर्दे के पीछे बैठकर अपने नेटवर्क चलाते थे। लेकिन अब जैसे जैसे कार्रवाई तेज हो रही है वैसे वैसे उनकी घबराहट खुलकर सामने आ रही है। इस पूरे घटनाक्रम का एक और पहलू बेहद गंभीर है। कट्टर संगठन सिर्फ भीड़ जुटाने तक सीमित नहीं रहते, वे धीरे धीरे सामाजिक तनाव पैदा करने की कोशिश करते हैं। उनका मकसद यह होता है कि समाज के अलग अलग वर्गों के बीच अविश्वास बढ़े, क्योंकि जब समाज बंटता है तो देश कमजोर होता है। यही कारण है कि सोशल मीडिया पर लगातार उकसाने वाली सामग्री फैलाई जाती है। कभी धार्मिक पहचान के नाम पर लोगों को बांटने की कोशिश होती है, कभी झूठी घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। लेकिन भारत की सबसे बड़ी ताकत यही है कि यहां हर संकट के बाद भी देश एकजुट होकर खड़ा हो जाता है। यही चीज कट्टर ताकतों को सबसे ज्यादा परेशान करती है। अब सवाल यह है कि आने वाले समय में स्थिति किस दिशा में जा सकती है। अगर सीमाओं के उस पार कट्टर संगठनों को लगातार राजनीतिक संरक्षण मिलता रहा तो यह समस्या और गंभीर हो सकती है, क्योंकि जब कट्टरपंथ को खुली छूट मिलती है तो वह धीरे धीरे पूरे समाज को प्रभावित करने लगता है। यही वजह है कि भारत को अब सिर्फ प्रतिक्रिया देने की नहीं बल्कि लंबी रणनीति बनाने की जरूरत है। सीमा सुरक्षा को और मजबूत करना होगा, अवैध फंडिंग पर पूरी तरह रोक लगानी होगी, फर्जी दस्तावेज नेटवर्क को खत्म करना होगा, और सबसे महत्वपूर्ण, युवाओं को कट्टर नैरेटिव से बचाने के लिए मजबूत वैचारिक लड़ाई लड़नी होगी। भारत को यह भी समझना होगा कि आधुनिक दौर की लड़ाई सिर्फ हथियारों से नहीं जीती जाती। आज सूचना ही सबसे बड़ा हथियार बन चुकी है। अगर दुश्मन झूठ फैलाकर लोगों के दिमाग में जहर भर रहा है तो उसका जवाब सिर्फ सुरक्षा बल नहीं दे सकते। उसके लिए मजबूत राष्ट्रीय नैरेटिव, तेज डिजिटल प्रतिक्रिया और जनता की जागरूकता बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर लोग सच और झूठ में फर्क करना सीख जाएं तो कोई भी प्रोपेगेंडा ज्यादा देर तक सफल नहीं हो सकता। लेकिन इन सब के बीच एक बात बिल्कुल साफ दिखाई देती है, जितनी तेजी से भारत मजबूत हो रहा है उतनी ही तेजी से उसके विरोधी बेचैन होते जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि आने वाले वर्षों में भारत सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति के रूप में और ज्यादा प्रभावशाली हो जाएगा। यही कारण है कि अब हर मोर्चे पर भारत को घेरने की कोशिश की जा रही है, कभी मानवाधिकार के नाम पर, कभी धार्मिक मुद्दों के नाम पर, कभी सीमावर्ती तनाव के नाम पर। लेकिन शायद ये लोग भूल रहे हैं कि भारत ने हर दौर में चुनौतियों का सामना किया है और हर बार पहले से ज्यादा मजबूत होकर उभरा है। आज जरूरत सिर्फ सख्त कार्रवाई की नहीं बल्कि राष्ट्रीय एकजुटता की भी है, क्योंकि जब देश अंदर से मजबूत होता है तो बाहर बैठी ताकतें कुछ नहीं बिगाड़ सकती। भारत को उकसाने की कोशिशें आगे भी जारी रहेंगी। सड़क पर प्रदर्शन होंगे, बयानबाजी होगी, सोशल मीडिया पर जहर फैलाया जाएगा। लेकिन अगर देश एकजुट रहा और सुरक्षा एजेंसियां इसी तरह सतर्क रहीं तो हर साजिश नाकाम होगी, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जो ताकतें भारत को कमजोर समझने की गलती करती हैं उन्हें आखिर में सिर्फ निराशा ही हाथ लगती है। क्या आपको लगता है कि शुभेंदु अधिकारी का यह एक्शन मोड बंगाल को घुसपैठ मुक्त बना पाएगा, या आपको लगता है कि अभी और भी कड़े कदमों की जरूरत है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं, क्योंकि आपकी आवाज ही हमारी ताकत है। अगर आपको यह गहन विश्लेषण और हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हर उस हिंदुस्तानी के साथ शेयर करें जो देश की सुरक्षा के प्रति संवेदनशील है। बंगाल और देश की राजनीति से जुड़ी ऐसी ही एक्सक्लूसिव और सच्ची खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बंगाल बदलेगा, भारत बढ़ेगा।